दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कोहलबर्ग ने। तो कोहलबर्ग कहाँ के थे? कोहलबर्ग थे अमेरिका के। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1927 में। तो आप ट्रिक लगा सकते हो कि कोहलबर्ग यानी कि जब कोहल पड़ता है, कोहल मीन्स कोहरा, हम कई बार कोहरा बोलते हैं, कोहल बोलते हैं। तो जब कोहरा पड़ा था तो हम अमेरिका गए थे। अमेरिका, और कितने लोग थे? 27 लोग थे जो अमेरिका गए। तो इसमें दोनों चीज इंक्लूड हो जाएंगी। पहला, कोहलबर्ग का जन्म कब हुआ? 1927 में, ये आ जाएगा। और कोहलबर्ग कहाँ के थे? अमेरिका के, ये भी आ जाएगा। तो कोहल में हम 27 लोग थे जो अमेरिका गए। एक तो ये ध्यान कर लेना। नेक्स्ट, एक एक करके पढ़ेंगे। तो नैतिक विकास के जो चरण हैं दोस्तों, मैं आज आपको इसके 3 चरण हैं। प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल, और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। तो याद करना है तो ये कर लो केवल कन्वेंशनल। इससे पहला तो प्री है, प्री मीन्स पूर्व, और इसके बाद वाला है पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद वाला। तो कन्वेंशनल को याद कर लो। एक तो होगा प्री कन्वेंशनल और एक हो गया पोस्ट कन्वेंशनल। हो गया याद? अब देखते हैं कि तीनों चरण में लेवल कितने दिए इन्होंने। तो पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो इसमें वो कहता है कि आज्ञा और दंड के कारण बच्चे में नैतिकता आती है और अहंकार के कारण आती है। दूसरे में इसने लिए हैं प्रशंसा की अवस्था, कि प्रशंसा के कारण नैतिकता आती है बच्चे में, और समाज के प्रति सम्मान चाहता है, इसलिए नैतिकता से काम करता है। पांचवा सामाजिक समझौते की अवस्था, और छठा विवेक की अवस्था। तो लगभग इन 3 स्टेज और 6 लेवल के बारे में पढ़ेंगे आज हम। और आपको बता दूं, मैंने बता दिया 80% क्वेश्चन इसी पेज से आ जाएंगे। 80% क्वेश्चन क्यों? क्योंकि वो पूछेगा विवेक की अवस्था कौन से में आती है, कौन सी स्टेज में है, तो 3rd स्टेज। अहंकार की अवस्था 1st स्टेज। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। तो कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को रिफाइंड करके अपना सिद्धांत बनाया। पियाजे के सिद्धांत को कहने का मतलब है कि पियाजे ने भी ना इसका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, पियाजे ने भी। तो कोहलबर्ग ने बाद में दिया है, पहले पियाजे ने दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को एज इट इज ले लिया हो। हाँ, ये बात है, थोड़ा रिफाइंड किया है। रिफाइंड मीन्स थोड़ा मॉडिफाई किया, अच्छा बनाया है। लेकिन प्रसिद्ध किसका हुआ? कोहलबर्ग का, पियाजे का नहीं हुआ। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है, दोहराना शब्द आ जाए ना, तो दोस्तों वो गलत है। दोहराया नहीं है, रिफाइंड किया है। कोहलबर्ग ने एक कहानी का अध्ययन किया। यह कहानी इस प्रकार है। देखो, अगर आपको कोहलबर्ग के नैतिक विकास का अध्ययन पढ़ना है तो उसने एक कहानी बनाई है। पहले वो कहानी पढ़ें, उससे समझें, उसके बाद पढ़ते हैं हम तीनों स्टेज। यूरोप में हिंज नाम का एक व्यक्ति रहता था। क्या नाम था? हिंज। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। उसकी बीमारी के लिए जो दवाई चाहिए वह केवल एक ही दुकान पर मिल पा रही थी, जिसके कारण वह दुकानदार मनचाहे मूल्य मांग रहा था। उदाहरण, 5 रुपए की दवाई कितने रुपए में मांगना? 200 रुपए मांग रहा था 5 रुपए की दवाई के। हिंज जो बेचारा काफी निर्धन था, तो वह इतने पैसे नहीं दे सकता। वह रात को चोरी कर लेता है और उस दवाई से अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। तो ये कहानी देखो एक बार और समझने की कोशिश करो कि उसके पास बहुत कम पैसे थे, दुकानदार ज्यादा पैसे मांग रहा था, तो उसने
अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी कर ली। अब देखो आगे। अब कोहलबर्ग यह सोचता है कि अगर वह प्याजे के अनुसार देखे तो ना ही उसकी खुद की इच्छा थी कि चोरी करने की, और ना ही उसकी संस्कृति ने उसको ऐसा करने के लिए कहा है। अब तुम कहो जी प्याजे कहां से आ गए इसमें? तो आपको बता दूं दोस्तों, प्याजे ने भी ये कहा है कि बच्चा अगर नैतिकता आती है ना बच्चे में, अगर बच्चे में नैतिकता आती है, या तो वो खुद सीखता है, या तो खुद के कारण आती है, या फिर संस्कृति, वहां के लोगों का कल्चर, वहां के लोगों की संस्कृति उसे सिखाती है। ऐसा कहता है अपने सिद्धांत में प्याजे। लेकिन कोहलबर्ग कहता है कि यहां तो बात अलग है, प्याजे की बात तो चली नहीं रही। क्यों? हिंज नाम का जो व्यक्ति था, ना तो उसकी बेचारी संस्कृति ने उसे सिखाया, ना ही वो चोर था, वो तो बहुत ईमानदार था। देखो अब, किंतु प्याजे ने अपने नैतिक विकास में बताया है कि हमारे अंदर नैतिक विकास या तो संस्कृति माध्यम से होता है, या हमारी खुद की इच्छा होती है। अब कोहलबर्ग हिंज के बारे में सोचता है और देखता है कि हिंज ने चोरी कैसे की है, मजबूरी में। ना तो बेचारा चोर है और ना ही उसके कल्चर ने, उसके समाज ने सिखाया है। जब कोहलबर्ग ने इस कहानी का अध्ययन किया तो उसकी दो मुख्य बातें लगी जो इस प्रकार हैं। नैतिक दुविधा मोस्ट इंपोर्टेंट, और नैतिक तर्कना यानी कि मॉरल रीजनिंग, ये दो बातें हैं, देख लेना इनको। यानी कि बताता हूं आपको मैं, नैतिक तर्कना और नैतिक दुविधा। अब ये क्या क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला है मॉरल डायलेमा, नैतिक दुविधा। अगर दुविधा की बात करूं तो दुविधा है एक प्रकार का संघर्ष। अगर एक शब्द में बोलूं तो मैं, सिर्फ एक शब्द में, तो नैतिक दुविधा है संघर्ष। संघर्ष किसमें? जब नैतिक दुविधा एक तरह का संघर्ष है जब हम दो या दो से अधिक नैतिक कार्यों के बीच में चुनते हैं। कौन सा संघर्ष है? जब हम दो या दो से अधिक नैतिक कार्यों के बीच में चुनते हैं, तो वो नैतिक दुविधा हो गई। दुविधा ट्रिक लगा लेना, दुविधा किस चीज की हुई हमें? दो चीजों में से चुनने की। अब मान लो कोरोना वायरस के चक्कर में अब शादी कैंसिल हो गई, जिसकी अप्रैल में शादी थी, मान लो 25 अप्रैल की, 27 अप्रैल की, और वो उनके सामने दिक्कत आ गई, या तो शादी तो कैंसिल है, या तो वो 4 आदमियों में करें या फिर नवंबर में करें। अगर शादी करनी है नवंबर दिसंबर में करें, तो उनके सामने ये दुविधा हो गई, मान लो भाई ये कैसे करें, 4 आदमियों से करें या फिर शादी को पोस्टपोन करें। तो कहने का मतलब आपके जीवन में भी दोस्तों डेली ना तो एक एक दिन छोड़ के जरूर ऐसे आता होगा कि कैसे करूं, बहू की बात मानूं या माँ की बात मानूं। तो कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत आती है। तो जब दो चीजों के बीच में संघर्ष होता है ना, तो उसे बोलते हैं नैतिक दुविधा। जैसे जब हिंज दवाई के लिए पैसे नहीं जुटा पाता, तो वह नैतिक मूल्य के साथ संघर्ष कर रहा है कि चोरी करूं या मरने दूं, पत्नी को चोरी करूं या मरने दूं। तो वो भी तो बेचारा दो चीजों में फंसा हुआ है कि चोरी करूं तो पुलिस पकड़ लेगी, अगर ना करूं तो पत्नी मर जाएगी। तो ये भी उसके सामने दिक्कत है, हिंज के सामने। क्योंकि अगर मैं चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ लेगी, अगर चोरी नहीं करूंगा तो पत्नी मर जाएगी। तो दो हो गए ना, दो ऑप्शन। ऐसे ही हम भी डेली फंसते हैं दो ऑप्शनों के बीच में। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा ना बता के ये बता रहा हूं, केवल नैतिक दुविधा संघर्ष है। और संघर्ष किसमें? दो बातों के बीच में। नेक्स्ट, नैतिक रीजनिंग क्या होती है? अगर एक शब्द में मैं बताऊं ना, तो ये है चिंतन प्रक्रिया, चिंतन या फिर सोचना। दोस्तों एक शब्द में जो बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत जबरदस्त चीज है। सोचना का मतलब नैतिक तर्कना। जब आप सोचते हो, दो चीजों में फंसकर जब सोचते हो ना,
कि भाई कैसे करूं कैसे ना करूं, तो केवल चिंतन प्रक्रिया, जो दिमाग लगा रहे हो, जो सोच रहे हो, उसे ही बोलते हैं नैतिक तर्कना। कहने का मतलब सही और गलत के बारे में निर्णय लेने इसमें शामिल है चिंतन प्रक्रिया। जो निर्णय लेने में हम जो मनन करते हैं ना, चिंतन करते हैं, जो मनन करते हैं, उसे बोलते हैं तर्कना। तो ट्रिक लगा लेना भाई, रीजनिंग जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं, मनन करते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो सही और गलत के बीच में जब हम चिंतन प्रक्रिया करते हैं, अपना माइंड दौड़ाते हैं, तो उसे बोलते हैं रीजनिंग। और जब चिंतन प्रक्रिया हो तो रीजनिंग। ट्रिक लगा लेना कि जैसे उदाहरण के अंत में आकर हिंज ने निर्णय किया कि उसे चोरी करनी है। उसका निर्णय क्या था, चोरी करना। जब आप चिंतन प्रक्रिया निर्णय करते हो, ये दो बातों का ध्यान रखना दोस्तों, आगे आएंगे एक एक करके। अब मैं नैतिकता का अर्थ बताता हूं जो पियाजे ने बताया है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, बहुत अच्छी लाइन है भैया। जब जन्मजात नहीं होता तो फिर कैसा होता है, ये तो अर्जित होता है, ये तो सीखा जाता है। तो जन्मजात नहीं होता, अर्जित होता है। अर्जित का मतलब जहां आप घर से या स्कूल से सीखते हो या समाज से सीखते हो, जैसे माहौल में रहोगे ऐसे ही आपको नैतिकता आ जाएगी। तो नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, ये सीखा और अर्जित किया जाता है। दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम बालक अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस और स्कूल में नैतिक विकास होता है। अनौपचारिक, जब अपने आस पड़ोस घर से आप नैतिकता सीखते हो। निसंदेह बच्चा पहले पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, निंदा के द्वारा अच्छा आचरण करता है। आपने देखा होगा जब बच्चे को पुरस्कार दोगे तो अच्छा सीखेगा। कई बार बच्चा भगवत के काम करता है, ढंग से काम करता है, क्यों? क्योंकि मम्मी की पिटाई, टीचर की पिटाई की वजह से कहीं वो पीटे ना। आपको तो लगता है आपका बेटा काम कर रहा है, लेकिन वो पुरस्कार, दंड और प्रशंसा के कारण काम कर रहा है। बुरे आचरण का त्याग कर देता है। किशोरावस्था में उसके भीतर अपनी खुद की समझदारी आ जाती है, अपने खुद के निर्णय होते हैं वो। इसी विवेक के द्वारा वह नैतिक व्यवहार को सीखता है। जब नैतिक व्यवहार के बाहरी स्रोत समाप्त हो जाते हैं, यानी कि पुरस्कार और दंड, बाहरी स्रोत क्या होते हैं जो दिखाई देते हैं, पुरस्कार और दंड। जब बच्चा काम करता है तो इनके कारण करेगा, कहीं टीचर पिटाई ना कर दे इस कारण वो काम करेगा। तो ये वाले स्रोत समाप्त हो जाते हैं। वह आंतरिक स्रोत और विवेक के द्वारा नैतिक व्यवहार को सीखता है। तो फिर आंतरिक स्रोत अपने खुद के विवेक द्वारा काम शुरू कर देता है। जब ये समाप्त हो जाते हैं ना, पुरस्कार दंड, तो उसके खुद के अंदर का विवेक जाग जाता है। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा एक एक करके। हाँ जी, नेक्स्ट, जब बालक का जन्म होता है ना तो वो नैतिक होता और ना ही अनैतिक, यानी कि कोरी स्लेट होता है, जॉन लॉक ने बताया है। ठीक है, बालक अच्छा व बुरा आचरण, अच्छा आचरण बुरा आचरण कहाँ से सीखता है? समाज से। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चा ना तो नैतिक होता ना अनैतिक होता, कैसा ही नहीं होता। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, 3 स्टेज एक एक करके बताने से पहले कुछ क्वेश्चन हैं जो अब तक आए हुए हैं। तीनों स्टेज से पहले कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं और कितने के आंसर देते हो। अपने पास कॉफी रखो, 1 2 3 ऐसे खींच के ना अपने आप आंसर देना। जैसे नैतिक विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो दोस्तों अवस्थाओं का मतलब जो 3 वो हो गई, यानी कि 3 अवस्था, हर एक की 2-2 हैं। पहली अवस्था
फिर दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो कुल मिला के हम 6 मानेंगे। कभी आप 3 ढूंढते रह जाओ तो कई बार जरूरी नहीं है आपको, ऑप्शन में 3 नहीं है तो 6 कर देना, बेशक स्तर पूछे हो, कुछ भी पूछा हो। तो स्टेज 3 है और लेवल कितने हैं, स्तर 6। लेकिन यहां क्या कर दिया इसने, यहां तो केवल अवस्था नाम दे दिया और ऑप्शन में आपको दिक्कत कर दी। तो असलियत में तो अवस्थाएं 3 थी, लेकिन 3 ऑप्शन ना नहीं है इसमें, तो 6 करोगे आप, ऐसा भी हो जाता है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की कौन सी अवस्था नहीं है। तो मैंने जो 3 अवस्था कराई है उनमें से कौन सी नहीं है। कन्वेंशनल तो है ही है, नंबर 1। एक तो होगा प्री कन्वेंशनल, ये भी ठीक है। एक पोस्ट कन्वेंशनल, ये भी ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को, दोस्तों आगे ना, चिंता कब करते हैं, जब रीजनिंग पढ़ते हैं, और रीजनिंग सिर्फ एक में ही है। हिंदी में नाम चेंज हो जाएंगे दोस्तों, इंग्लिश में नाम चेंज नहीं होंगे। सीटेट 2012 में, डीएसएसबी एनटीटी 2013 में, और आपके लिए बहुत बढ़िया बात है कि आप दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हो, डीएसएसबी और सीटेट की। मैंने बता दिया आपको, ये 100 पेजों का वो है कोहलबर्ग, आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। ये 12-13 बुकों से मिला के नोट्स हैं और लगभग सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं मैंने इसमें। तो आपको अगर 80% ही समझ में आ गया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो अपने आप करोगे आप किसी भी टेस्ट की तैयारी, किसी भी टॉपिक को गहराई से अपने आप पढ़ लोगे। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक जिसने नैतिक विकास की परिभाषा दी, तो नैतिक विकास की परिभाषा तो पियाजे और कोहलबर्ग ने दी है। पेवलोव गलत, मैकडूगल गलत, पियाजे सही, तो सही आंसर पियाजे। डीएसएससी पीआरटी 2013 में और 2012 में स्पेशल टीचर के टेस्ट में। नेक्स्ट, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत की हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, गलत, ये तो पियाजे ने दिए हैं। शारीरिक विकास के चरण, ये भी गलत। संवेगात्मक विकास के चरण, ये भी गलत। नैतिक विकास के चरण, ये सही है। नेक्स्ट, जन्म के समय बच्चा नैतिक होता है, गलत। अनैतिक होता है, ये भी गलत। न नैतिक न अनैतिक होता है, तो सही आंसर ये, नाइदर मॉरल और नॉर इमोरल। नेक्स्ट, नैतिक व्यवहार जन्मजात होता है, जन्मजात नहीं होता है, ये सही है। जन्मजात नहीं होता है, अभी अर्जित करना पड़ता है ये तो। नेक्स्ट, नैतिक किसे कहा जाएगा, बताना दोस्तों, किस व्यक्ति को नैतिक कहोगे, जो अच्छी पूजा पाठ करता हो या फिर जो लोगों के नजर में सामाजिक हो। तो सही आंसर 1, जो सामाजिक मान्यता के अनुसार व्यवहार करे, जो लोगों की नजर में सामाजिक हो। नेक्स्ट, एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे। एक टीचर है, मान लो मैं ही अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों को, जो मॉरल वैल्यूज हैं, उन्हें नैतिकता सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो सबसे अच्छी बात कौन सी रहेगी, मूल्यों पर भाषण करके, मूल्य होते हैं नैतिक, तो सही ये आंसर। टीवी कार्यक्रम दिखाकर, गलत। विद्यार्थियों को सह पाठ्यक्रम प्रवृत्तियों में शामिल करके, सह पाठ्यक्रम, अच्छा ये भी ठीक है। धार्मिक उत्सव मनाकर, गलत। तो हमारे पास बचे कौन, 2, एक तो मूल्यों पर भाषण देकर और एक विद्यार्थियों को सह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। तो इन दोनों में से एक बताना है भाई। पेपर में तो दोस्तों दोनों नहीं मिल सकते, ना दोनों भर सकते, दोनों तो मिल जाएंगे लेकिन ऑप्शन दोनों नहीं भरोगे। लेकिन सबसे अच्छा है सह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके बच्चों को, क्योंकि सह पाठ्य सूची में नैतिक विकास, शारीरिक विकास सब कुछ आ जाता है। देखो
पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा नागरिकता, चरित्र निर्माण, सहनशीलता, विनम्रता, व्यवहार कुशलता, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। किसमें? नैतिक मूल्यों, उसमें पाठ्यक्रम प्रवृत्तियों में। इसलिए तीसरा ज्यादा सही है, 3 आंसर दोगे आप। को करिकुलर ट्रेंड्स एक्टिविटी, इनमें सारी चीजें शामिल हो जाती हैं जो बच्चे के नैतिक विकास को ऊंचा करेंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार, यानी कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा देकर। ये बिल्कुल गलत है। धार्मिक शिक्षा देकर हम नैतिक विकास नहीं कर सकते। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ये भी चलो देखते हैं। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बिल्कुल सही बात है। अगर आप डिबेट कराओगे, मुद्दों की नैतिकता की बात करोगे, उनमें चर्चाएं करवाओगे बच्चों से, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमें हमेशा ये देखना होता है सबसे अच्छा कौन सा है। तो सही आंसर सी। नेक्स्ट, छात्रों के शिक्षण में नैतिक शिक्षण का क्या महत्व है? भाई क्यों नैतिक शिक्षा डालते हैं हम? इस माहौल के लिए नैतिक शिक्षा अनिवार्य है। अनिवार्य है तो हम एक प्रकार से बोझ हो जाता है, हम किसी चीज को अनिवार्य नहीं कर सकते। नैतिक शिक्षा छात्रों को प्रोत्साहित करती है, हो सकता है ठीक, पर चलो देखते हैं आगे। चरित्र के विकास के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है, वेल, बहुत अच्छा, ये सब ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए 3 आंसर। नेक्स्ट, डैश द्वारा माता पिता अपने बच्चों में नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देते हैं। किसके आधार द्वारा बच्चे अपने बच्चों में नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देते हैं? बच्चों को बताकर ही कैसे कार्य करना है। कार्य करने से मतलब नहीं है, आप तो नैतिकता की बात कर रहे हो ना। मूल्यवर्धक, मॉरल वैल्यूज मैटर के बारे में उत्साहजनक बातचीत करके, बहुत बढ़िया, ये सबसे अच्छा है। सभी अच्छी चीजों के बारे में बात करके, ये गलत है। अच्छी चीज का मतलब उसे जलेबी अच्छी लगती हो तो उन जलेबी के बारे में बात थोड़ा ना करेगा वो, कि मुझे तो पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता। तो कहने का मतलब ये गलत है। सही आंसर, केवल चर्चा करोगे मॉरल वैल्यू मैटर के बारे में। नेक्स्ट, अब दोस्तों नैतिक विकास के चरण बता रहा हूं, जो 3 चरण हैं, इनमें से एक कराऊंगा फर्स्ट पार्ट में। दोस्तों दूसरे पार्ट में मैं कराऊंगा इन दोनों को, फिलहाल ये करा रहा हूं, आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। तो नैतिक विकास का पहला चरण है प्री कन्वेंशनल स्टेज। अब कोहलबर्ग कहता है इस अवस्था में बच्चे में नैतिकता आती है, बच्चा नैतिक जैसा दिखता है, नैतिक जैसा काम करता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसी कौन सा रीजन है जो इनके पीछे भाग भाग के आपका काम करता है? तो ये है आज्ञा और दंड की अवस्था। दंड की अवस्था, ऐसा ना हो कि टीचर मेरे को पनिशमेंट देगा, माता पिता मेरे से लड़ेंगे, इस कारण आपका बच्चा आपके काम को करता है। कोहलबर्ग कहता है, इस बात को मैं नहीं कहता, कोहलबर्ग कहता है कि आप सोच रहे मेरे बालक बहुत ज्यादा अच्छा है, आपका जो भी काम कर रहा है दंड के कारण करता है बच्चा आपका। तो पहले तो ये है। दूसरा, अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। तो स्टेज ऑफ ईगो, इनको एक एक करके बता रहा हूं मैं। सबसे पहला है आज्ञा व दंड की अवस्था। तो इस अवस्था में बालक माता पिता का कहना इसलिए मानता है ताकि उसे दंड ना मिल सके। आ गए ना समझ में बात? कहने का अभिप्राय है कि उसकी नैतिकता सजा के द्वारा जुड़ी होती है, मतलब वो नैतिक काम करता है तो सजा से बचने के लिए करता है, बस ये कोहलबर्ग कहता है। दूसरी अवस्था अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था के 4 नाम और हैं दोस्तों इंग्लिश में, जो मैंने 4-5 बुकों से देखे हैं ना। किसी में कुछ और नाम दे रखा है, किसी में कोई और नाम दे रखा है, तो चारों इंक्लूड कर दिए मैंने एक ही जगह। स्टेज ऑफ ईगो बोलते हैं इसे। सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, अब उसका अपना मतलब पूरा होना चाहिए
तब जाके कुछ भी काम करवा लो उससे। तीसरा, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स ओरिएंटेशन, किसी ने इस अवस्था को इंस्ट्रूमेंटल कहा है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब हथियार, उसके पास सबसे बड़ा हथियार क्या है, उसका अपना मतलब। तुम नहीं दोगे तो चोरी कर लेगा, झूठ बोलने से मतलब पूरा हो रहा है तो झूठ झूठ बोलेगा बच्चा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि इंस्ट्रूमेंटल भी कहा है किसी ने, क्यों कहा है, उसका सबसे बड़ा हथियार है अपना मतलब सिद्ध करना। किसी ने उसको इस एज को सुखवादी कहा है, हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन, यानी कि सुखवादी, उसे सुख चाहिए, चोरी करके मिलता हो तो चोरी करेगा, झूठ बोल के मिलता हो तो झूठ बोलेगा, और आधी बार आपका बच्चा आपसे ही झूठ बोलता है। ध्यान रखना, आपको पता भी होती है कि बच्चा झूठ बोल रहा है। तो समझ गए, इन चार कई बुकों में ये नाम दे रखे हैं तो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। इंग्लिश में ये ना आए तो ये आ सकता है, ये ना हो तो ये आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर माता पिता अपने बच्चे से कहती कि बेटा मॉल में शोर मत करना, तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी, तो वह शोर नहीं करता। क्यों, उसका अपना मतलब पूरा हो गया, अपना काम चल गया। फिर कहता है एक राइटर, यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ भी बोलता है। इस अवस्था में मतलब क्वेश्चन आ जाए, यदि एक बालक का उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ बोलता है, कौन सी अवस्था है कोहलबर्ग की, यह है दूसरी अवस्था, अहंकार की अवस्था। अगर भूख लगी है तो वह चुरा कर भी कुछ खा लेता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, दूसरी अवस्था ये है, पहली अवस्था दंड की अवस्था है। तो दोनों के क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद कंप्लीट है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। यानी कि इस अवस्था में बच्चा कोई दिमाग में नैतिक निर्णय ले रहा है कि उस काम को करूं या ना करूं, तो अगर करेगा तो किसके कारण करेगा, अंतर्निहित संभावित दंड के कारण। उसकी इच्छा से मतलब नहीं है, इच्छा तो उसकी काम करने की नहीं है, पर काम करेगा तो दंड के कारण काम करेगा। तो पूर्व परंपरा स्तर में बच्चा कोई नैतिक निर्णय लेता है तो किस वजह से लेगा, दंड के कारण। ध्यान रखना, पनिशमेंट के कारण। सीटेट 2015 में। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। नैतिकता की अनुपस्थिति यानी कि उसके अंदर नैतिकता नहीं होती, कम होती है, बहुत कम। तो कौन सी है, ये है स्तर लेवल 1, दंड के कारण। क्योंकि इस अवस्था में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है बच्चे में। अब तुम कहोगे जी अनुपस्थिति कैसे, मैंने कई बार तो बता दिया दोस्तों कि केवल और केवल आपके दंड के कारण, कहीं मम्मी या टीचर पिटाई ना कर दे उस कारण काम करता है। हो सकता है यह बात आपको महसूस भी हो जाए, हो सकता ना हो सकता है आपका बच्चा बिना दंड के कारण ही उसमें इतनी ज्यादा लगन हो कि वो अपने आप काम करता है, बिना दंड के कारण। और बिना दंड के कारण और बिना मतलब के करता हो आपका बच्चा अच्छा हो। लेकिन साइकोलॉजी 70 से 75% अगर बात ठीक है उन पे चलती है। ऐसा नहीं है आपका बच्चा बहुत ज्यादा होशियार हो उससे मैच करो आप। 70-75% लोगों में, बच्चों में यही होता है। अगर 25% बच्चे काफी अच्छे तो उनसे मतलब नहीं होता साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी 100% श्योर नहीं होती। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों, एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाह्य कारक क्या होते हैं मैंने शुरू में बता दिया था, बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो बाह्य कारक होते हैं सजा जो सबको दिखाई देती है, दंड जो सबको दिखाई देता है, पुरस्कार। तो नैतिकता करेगा किसके कारण, बाह्य कारकों के कारण। अब यहां सजा, दंड, पुरस्कार ना दे के उसने कह दिया
कि बाह्य कारकों के द्वारा नैतिकता निर्धारित करता है वो। तो कई बार ऐसे भी दे देते हैं। तो बाह्य कारक हुए सजा और दंड, और ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, टॉपिक ये पार्ट 2 है। तो यहाँ के लिए थैंक यू दोस्तों। आपके सहयोग के लिए आप का सहयोग चाहिए, उसमें ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं है। और रही उनकी बात, मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी टेस्ट पास करने में। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मदद के लिए तैयार हूँ मैं। और लाइक डिसलाइक भी आपके हाथ में है, सब्सक्रिप्शन भी आपके हाथ में है। डिसलाइक करो तो दोस्तों हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बता जरूर देना क्यों कर रहे हो, तो उसके कारण हम थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे और कोशिश करेंगे इम्प्रूव करके आगे से और अच्छा पढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों।